हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। और बच्चों, क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा है कि किस तरह से किशोरावस्था में आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो बिना देरी किए हुए लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड और चैप्टर को हम करेंगे कंटिन्यू। बच्चों, इस चैप्टर में आप लोगों को टीन एज में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में जानना है। कल हमने बात करी थी कि किस तरह से इस उम्र में आपके शरीर में मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक मैच्योरिटी आती है। किस तरह से आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, आपकी बुद्धि का विकास होता है और किस तरह से आप इमोशनली भी मैच्योर होते हैं धीरे धीरे इस उम्र में, है ना। उसके बारे में हमने कल बात करी थी। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या आते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बोथ मेल्स एंड फीमेल्स acquire different body features which help in distinguishing them from each other। यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर चाहे वो मेल्स हों या फीमेल्स हों, कुछ ऐसे बॉडी फीचर्स उनके अंदर आते हैं जिससे आप देख करके ही पता लगा सकते हैं कि अमुक बच्चा लड़का है या लड़की है। वो फीचर्स आपको इजीली दिखाई पड़ते हैं। These specific features which differentiate boys from girls or males from females are called secondary sex characteristics। इसको आप द्वितीयक गुण कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहे जाते हैं, जिनको देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़का और लड़की में अंतर आप कर सकते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं जो बॉयज में आते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के कारण, हॉर्मोन्स के ही कंट्रोल करने के कारण larynx grows prominently, vocal cords become longer and thicker, causing the voice to become hoarse। यानी कि जो लड़कों में आवाज का, जो लड़कों की आवाज है थोड़ा सा भारी हो जाती है, लो पिच हो जाती है, वो एक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें किसका है, हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ये होता है। उसमें क्या होता है, लैरिंग्स जो स्वर यंत्र है वो प्रोमिनेंटली ग्रो करता है, वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो लंबी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और एडम्स एप्पल के रूप में वो आपको इजीली दिखाई भी पड़ता है। ठीक है। और क्या है, हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन द फ्रंटल रीजन ऑफ द जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया के आसपास बाल उगने लगते हैं। अपीयरेंस ऑफ हेयर इन अदर एरिया सच एज अंडर आर्म्स, लेग्स, चेस्ट, एब्डोमेन, फेस। यानी इस समय पे क्या एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और क्या है, जहां जहां पे अंडर आर्म्स में, लेग्स पे, चेस्ट पे और पेट पे, इवन चेहरे पर भी मूंछ और दाढ़ी आने लगती है, यानी कि बाल जो है वो आने लगते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल्स भी इसी टाइम पे होता है। ठीक है। मोर सिक्रेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम द स्किन रिजल्टिंग इन द अपीयरेंस ऑफ एक्ने। ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जिससे बच्चों के अंदर क्या होने लगते हैं, इस उम्र में कील मुहासे होने लगते हैं, है ना, या आप उसको सिंपली कह सकते हैं एक्ने पिंपल्स होने लगते हैं। टेस्टिस ग्रो एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। इस समय पे क्या होता है, टेस्टिस जो है वो ग्रो करता है और धीरे धीरे स्पर्म्स का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होना शुरू होता है, पर ये प्रोसेस ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे होती है। इसके बारे में हमने कल बहुत विस्तार में चर्चा करी थी। ठीक है। गर्ल्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन गर्ल्स क्या क्या होते हैं, इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज एंड द डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ निपल्स प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट्स, अपीयरेंस ऑफ हेयर इन द जेनाइटल एरिया, appearance of hair in other areas such as underarms, hands, legs, etc. Increase in the size of uterus and ovary, है ना, ये चीजें जो है वो इजीली दिखाई पड़ती हैं। इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूट्रस और ओवरी वो बॉडी के अंदर होता है, लेकिन होता है। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस समय पे धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का
आरंभ हो जाता है, यानी कि शुरुआत होने लगती है ना। मोर सिक्रेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम द स्किन रिजल्टिंग इन द अपीयरेंस ऑफ एक्ने, यानी एक्ने पिंपल्स का भी ऑयल ग्लैंड्स के ज्यादा एक्टिव होने के कारण चेहरे पे क्या होते हैं, एक्ने और पिंपल्स जो हैं वो आने लगते हैं। तो आप चैप्टर 9 में ये पढ़ चुके हैं कि टेस्टिस और ओवरी ये दोनों जननांग हैं मनुष्यों में पाए जाने वाले। टेस्टिस प्रेजेंट होता है मेल्स में और ओवरीज प्रेजेंट होती हैं फीमेल में। तो टेस्टिस और ओवरी आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। ये गैमीट्स का उत्पादन करते हैं। शुक्राणुओं का उत्पादन टेस्टिस करता है और अंडाणुओं का उत्पादन जो है वो कौन करता है, ओवरी करती है। तो जिसको आप किशोरावस्था कहते हैं, तो किशोरावस्था की शुरुआत में नहीं, थोड़े थोड़े लक्षण विकसित होने लगते हैं, लेकिन जब युवावस्था की शुरुआत होती है, यानी जब बच्चे यंग 9th 10th क्लास आप कह सकते हैं, या शुरुआत होती है 8th क्लास से और आप कह सकते हैं कि 9th 10th 11th 12th क्लास तक 100% ये ग्रोथ हो चुकी होती है। तो उस समय पे जो गर्ल्स होती हैं उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आती है ना। और ये ऐसे लक्षण होते हैं जो आप इजीली, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो इनको सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इनको कहते हैं। लड़कों के चेस्ट में बाल आ जाते हैं, लड़के और लड़कियों दोनों में ही अंडा आर्म्स में बाल हो जाते हैं, है ना। प्यूबिक रीजन में भी बाल आते हैं, जननांगों के आसपास भी बाल आ जाते हैं, both in boys and girls. But do you know that some secondary characteristic features are common in both girls and boys? कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐसे हैं जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में कॉमन है। वो कॉमन चेंजेस क्या हैं? वो कॉमन चेंजेस क्या हैं? ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनाइटल एरिया एंड अदर पार्ट्स, ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये दोनों जो लक्षण हैं ये दोनों बॉयज और गर्ल्स में कॉमन है ना। कुछ लक्षण ऐसे हैं जो अनकॉमन है, जैसे बॉयज में दाढ़ी मूंछ है लेकिन गर्ल्स में चेहरे पर किसी प्रकार का बालों का कोई ग्रोथ नहीं होता है ना। तो ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये कॉमन है, ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनाइटल एरिया एंड द अदर पार्ट्स ये भी कॉमन है, ठीक है। मोर सिक्रीशन ऑफ ऑयल फ्रॉम स्किन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्ने, ये भी कॉमन है। ऑयल ग्लैंड्स का एक्टिव उस समय पे हो जाना ये बॉयज में भी होता है और गर्ल्स में भी होता है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों ही प्रकार के बच्चों में एक्ने पिंपल्स की समस्या जो है वो बढ़ने लगती है ना। तो अब सवाल ये है कि इस उम्र में क्या ऐसी चीज है जिसके कारण ये परिवर्तन होने लगते हैं? क्या ऐसा कारण है जिसके कारण से ये चेंजेस शरीर में होने शुरू हो जाते हैं? वो कारण है, उस शब्द को, उस कारण को हम हार्मोन के नाम से जानते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं? आप ये कह सकते हैं किसी ऐसे प्रकार का केमिकल, रसायन जो हमारे शरीर में उत्पन्न होना शुरू होता है, वो काम करना शुरू करता है और उसके बाद फिर ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। व्हाट फैक्टर्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल एंड फीमेल्स? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने का कारण है, जिसके कारण ये लक्षण जो है वो डेवलप होने लगते हैं? द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स is under the control of hormones in bodies of both males and females. यानी कि जो ये गौण लक्षण हैं, गौण लैंगिक लक्षण हैं, जो द्वितीयक सेक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इनका डेवलपमेंट कंट्रोल करने वाले कारक का नाम क्या है? हार्मोन्स, जो मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में प्रेजेंट होता है। इन मेल्स द हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन सिक्रीटेड बाय द टेस्टिस कॉजेज द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। यानी कि अगर लड़कों के चेहरे पर
जो बाल आने लगते हैं, यानी कि दाढ़ी मूंछ आने लगती है, उसके पीछे टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन काम करता है। और ये जो है, ये इसको आप पौरुष हार्मोन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये मेल हार्मोन सिक्रीट करता है। जब कह सकते हैं यंग एज की स्टार्टिंग में टेस्टिस से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो हार्मोन ये जो है, इसका सिक्रीशन जब जितने लेवल पे इसका सिक्रीशन होता है, उसी तरह से उसी लेवल पे क्या होता है, ये लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। सिमिलरली द हार्मोन कॉल्ड ईस्ट्रोजन secreted by the ovaries in females cause the development of breasts। यानी जो ये दोनों लक्षण हैं, लड़कों में दाढ़ी मूंछों का आना और गर्ल्स में ब्रेस्ट्स का डेवलपमेंट, ये दोनों के पीछे जिस हार्मोन, जो हार्मोन कारण है, उस हार्मोन में मेल हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस द्वारा, क्योंकि उसका सिक्रीशन टेस्टिस के द्वारा शुरू होता है, इसलिए उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, मेल हार्मोन है। ये जो मेल हार्मोन है, ये लड़कों में, बॉयज में जो शारीरिक परिवर्तन है उसका कारण है, जिसके बारे में, जो परिवर्तन होते हैं जिनके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है ना। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे चेहरे पर बालों का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये क्या है, ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो तभी दिखाई पड़ता है जब टेस्टिस द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। अब बहुत धीरे धीरे, अचानक से ऐसा तो नहीं होता कि रात में सोए और सुबह उठा तो खूब सारी दाढ़ी मूंछ आ गई, ऐसा तो नहीं होता है। हल्के हल्के बाल आते हैं, उसके बाद फिर वो ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से वो सिक्रीशन पे डिपेंड करता है कि हार्मोन किस लेवल में सिक्रीट हो रहा है, और उसी हिसाब से जो लक्षण हैं वो आते हैं। ये प्राकृतिक चेंज है, इट्स अ वेरी नेचुरल चेंज। तो इसके बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही नेचुरली कोई भी चीज, अगर जहां शब्द यूज किया जाता है प्राकृतिक है, नेचुरली है, मतलब वो अपने आप होगा विदाउट एनी एफर्ट, है ना। द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड द ईस्ट्रोजन, जो ईस्ट्रोजन है वो कौन सा हार्मोन है, लड़कियों में जब यंग एज स्टार्ट होती है धीरे धीरे, तो उस समय पे क्या है, मैंने आपको बताया कि ये सारे परिवर्तन रिप्रोडक्टिव एज के स्टार्ट होने के पहले होने शुरू होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि जिसने मनुष्य का शरीर बनाया, हम एक प्रकार ये कह सकते हैं कि चलो प्रकृति द्वारा मिला, भगवान ने बनाया या माता पिता ने बनाया, जिन्होंने भी, है ना, उस प्रकृति को ये नहीं पता था कि हम कौन सी क्लास में हैं, हम कितने बड़े होंगे, कैसे। उन्होंने जो एक नेचुरल जीवन चक्र दिया मनुष्य का, है ना, तो मनुष्य के जीवन चक्र में शैशवावस्था, बच्चा हुआ, फिर वो बाल्यावस्था में आया, छोटा बच्चा, उसने बचपन अपना पूरा जिया, उसके बाद फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का जीवन काल तभी पूरा होता है जब उसके बीच में एक रिप्रोडक्टिव एज आती है, यानी वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकता है। तो सारे चेंजेस लड़कियों को, जैसे लड़कियां हैं, अब मैं भी कभी लड़की थी, तो माँ बनाने के लिए, और लड़के जो हैं बॉयज, वो पिता बन सके, इसलिए ये चेंजेस आते हैं। तो the production of testosterone and the estrogen is the control of another hormone secreted by the pituitary gland, है ना। अब लड़कियों में कौन सा, ओवरी जो होती है, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी, उसके द्वारा एक ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है ना। अब इसके कारण गर्ल्स में एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, और दूसरा ब्रेस्ट्स का डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। अब इन हार्मोन्स का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, इन हार्मोन्स का एक दूसरा ग्लैंड है जिसके द्वारा कंट्रोल भी किया जाता है, वो है आपका पीयूष ग्रंथि कहते हैं उसको, या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होंगे, सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से हो रहा है,
लेकिन कितना सिक्रीशन होना है ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। इतना समझ में आया? हार्मोन्स के उत्पादन का नियंत्रण जो है वो एक दूसरे हार्मोन के द्वारा किया जाता है, और ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से या पीयूष ग्रंथि से निकलता है। द प्रोडक्शन, कितने अमाउंट में प्रोडक्शन होना है, द प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एंड द ईस्ट्रोजन is under the control of another hormone secreted by the pituitary gland। एक दूसरे हार्मोन के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। उसका वो कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है ना? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीयूष ग्रंथि जो है, इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है, अब मेल हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजन। इसको सिक्रीशन के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है ये उसको इंड्यूस करता है, उद्दीपित करता है, ताकि ये मेल और फीमेल हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो सके। फिर जब ये मेल फीमेल हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं तो ये ब्लड में चले जाते हैं, और उसके बाद फिर अलग अलग जगहों पर जहां उनकी आवश्यकता है वहां पे पहुंच जाते हैं। इस तरह से यंग एज की शुरुआत होती है। इस तरह से क्या होती है? यौवन का आरंभ होता है। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस। अब कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम जानेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं ये हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट कर देती हैं, है ना, ताकि वो शरीर के विशिष्ट भाग तक, या कह सकते हैं लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। We salivate when we see delicious food। ठीक, ये क्या है? हम लोग क्या हैं? मनुष्य हैं। हमारा जो है जीवन, हम मनुष्य हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो जब हम कुछ स्वादिष्ट खाना देखते हैं तो क्या होता है? स्वादिष्ट खाना देखते हैं तो उस समय पे क्या चेंज होता है? हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स, जो लार ग्रंथियां हैं, वो एक सिक्रीशन करती हैं। किसका? लार का, सलाइवा का सिक्रीशन कर देती हैं, और उसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि शाही पनीर देख करके मेरे मुंह में पानी आ गया, या ये रसगुल्ला बहुत टेस्टी है, इसको देख करके मेरे मुंह में पानी आ गया। तो जो पानी जैसी चीज आती है वो क्या होता है? सलाइवा होता है। तो किसी चीज को केवल देखने भर से आपके शरीर में ये चेंज आया, यानी कि जब आप कुछ, क्योंकि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं आपके, आपकी आंखें, आपके कान, आपकी नाक, ये सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आपका स्किन और आपकी टंग, ये सारी की सारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये सब कहीं न कहीं हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं, उनसे आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप आंख से देखेंगे उसका आपके मस्तिष्क पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई चीज आंख से देख रहे हैं तो वो भी आपके मस्तिष्क पे सीधा प्रभाव डालेगा। कोई चीज अगर आप हाथ से टच कर रहे हैं तो वो भी आपके मस्तिष्क पे, ब्रेन पे सीधा प्रभाव डालेगा। कोई चीज अगर आप सुन रहे हैं, चाहे वो अच्छा होगा तो अच्छा प्रभाव डालेगा, अगर बुरा सुन रहे हैं तो बुरा प्रभाव डालेगा। इसीलिए कहते हैं कि गांधी जी के 3 बंदरों की तरह बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। क्योंकि आप जब अच्छा देखते हो तो अच्छा सोचते हो, आपके ब्रेन पे, मस्तिष्क पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, और अगर आप कोई चीज बुरी देखते हो तो उससे आपके मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल उसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आपने किसी के घर में शादी का माहौल देखा केवल अपनी आंख से, आप उनके यहाँ शादी में शामिल नहीं हैं, आपने बाहर से देखा कि बहुत सजावट है, शादी हो रही है, तो आपके मस्तिष्क पे हैप्पीनेस सा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे जा रहे हैं और आपने कहीं देखा कि कोई डेथ हो गई है, तो उस समय पे मन अपने आप थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि पता नहीं किसकी डेथ हो गई, जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते। तो क्या है, केवल देखने भर से हमारा मस्तिष्क जो है वो प्रभावित होता है, हमारा ब्रेन जो है उस पर असर होता है। तो जब केवल देखने भर से हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ सकता है, तो जो भी ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में वो सब के सब
आपस में जुड़ी हुई हैं। हमारा मस्तिष्क जो है वो पूरे शरीर की एक एक कोशिका से आपस में इंटरकनेक्टेड है, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जब हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट होता है तो वो केवल देखने भर से हमने देखा कि खाना स्वादिष्ट है और हमारे मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उनसे सलाइवा का सिक्रीशन होने लगा, है ना। जब वी फील टेंस और एंग्जियस, हमें एंजाइटी फील होती है व्हाइल मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस। यदि आपको, जैसे आप इस समय कौन सी क्लास में, आप सभी क्लास 8th में। अब जब आपको मान लीजिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा जाए कि आप कौन सा स्ट्रीम चूज करेंगे, आपको सब्जेक्ट चूज करना है। यदि आपको सब्जेक्ट चूज करना है अभी, तो आपको क्या लगेगा कि आपके लिए ये आपके जीवन के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। बच्चों के जीवन काल के लिए सब्जेक्ट चूज करना एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो उस समय पे क्या होगा, आपको थोड़ा सा टेंस फील करने लगेंगे आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। थोड़ा सा आपको टेंशन होगी कि क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं जिसमें आगे जाके गड़बड़ ना हो, मैं पढ़ूं तो अच्छे मार्क्स आए, ऐसा सोचेंगे, है ना। तब आप अपने बड़ों की सहायता लेंगे, अपने शिक्षक की सहायता लेंगे, अपने सीनियर्स की हेल्प लेंगे कि क्या करूं दीदी, मैथ्स मुझे आता तो है लेकिन नंबर खराब आ जाते हैं, मैं पढ़ती तो हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन नंबर नहीं आते मेरे, अब क्या करूं। कुछ लड़कियां ऐसे कहेंगी कि यार मैथ्स तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं मैथ्स कर पाती हूँ, लेकिन जब मैं चित्र बनाने लगती हूँ मेरा चित्र तो सुंदर बनता ही नहीं, तो मैं फाइन आर्ट्स कैसे ले सकती हूँ। फाइन आर्ट्स नहीं लूंगी, मैं मैथ्स लेके पढ़ लूंगी, है ना। अपनी रुचियों के अनुसार आप लोग चेंज करते हैं, लेकिन क्या होता है उस समय पे आपको, आपका ब्रेन आपको मतलब टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है कि हम कैसे ये डिसीजन लें कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, किस तरह आगे बढ़ना है, कैसे जिंदगी चलेगी। तो बच्चे जो होते हैं वो इन चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जो सोच विचार करके डिसीजन ले लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं। We digest different types of foods that we ingest। जो भी चीज हम खाते हैं वो अलग अलग प्रकार का भोजन होता है, उसको क्या करते हैं हम डाइजेस्ट करते हैं या पचा लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो टॉलर ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। जो बच्चे होते हैं वो अपने जीवन के शुरुआती सालों में ग्रो करते हैं। वॉइसेस ऑफ बॉयज क्रैक ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जो लड़कों की आवाज है उसमें चेंज आ जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे। और जब कोई लड़की माँ बनती है, बिगिंस ड्यूरिंग मदरहुड, जब माँ बनती है तो उनकी जो लैक्टेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि हर माँ क्या करती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो डू यू नो व्हाई दीज चेंजेस अकर, ये चेंजेस आते क्यों हैं। क्यों, आपको सबको पता है कि चेंजेस तो आते हैं, लेकिन क्यों आते हैं। हाउ डज द बॉडी कंट्रोल दीज फंक्शंस। ये जो फंक्शंस होते हैं, ये जो परिवर्तन होते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं, ये हमारा शरीर कैसे कंट्रोल करता है ना। इज देयर अनदर सिस्टम गवर्निंग दीज कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। क्योंकि ये सरल प्रक्रियाएं नहीं हैं, ये बहुत जटिल प्रक्रियाएं हैं, तो इनको क्या कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक अदर सिस्टम होता है जो कंट्रोल कर पाता है। लेट्स एक्सप्लोर। जैसे मान लीजिए कि साधारण ऐसे हम बात करें, एक शहर है, इसमें कोई साधारण जो नियम कानून है उनको लागू करने के लिए साधारण पुलिस होती है, लेकिन अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो किसको बुलाया जाता है, फिर मिलिट्री को बुला लिया जाता है, धारा 144 लगा दी जाती है। क्यों, उसके लिए अलग से सिस्टम चाहिए। जो पुराना सिस्टम था वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो नया जटिल चीजों को कंट्रोल करने के लिए जटिल सिस्टम होना चाहिए। तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे कि किस तरह से अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो हमारे शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों को कंट्रोल करती हैं, है ना। हम बात करेंगे हार्मोन्स की, कि हार्मोन्स होते क्या हैं, हार्मोन्स आप किन्हें कहते हैं। देखो हार्मोन्स क्या होते हैं बच्चों। हार्मोन्स, अ हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर। क्या है, एक केमिकल है, एक रसायन है
जो आपके माइंड को, ब्रेन को सूचना प्रदान करने का काम करता है, दैट रेगुलेट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हार्मोन क्या है? यदि पूछा जाए कि हार्मोन क्या है, तो कहेंगे कि हार्मोन एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है, मतलब कोई ऐसा रासायनिक सूचना देने वाला पदार्थ है कि जिससे आपकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है हर जीव में वो कंट्रोल होती है। और ये किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? ये कहाँ से स्रावित होता है? ये स्रावित होता है ग्रंथियों से। इट इज सिक्रीटेड बाय ग्लैंड्स। वो ग्लैंड से, एक ग्लैंड होती है जिससे ये हार्मोन्स जो है सिक्रीशन उसका होता है। द रेगुलेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, कंट्रोल and coordination by hormones is governed by the endocrine system। अब जो ये कंट्रोल होता है, ये किसके द्वारा होता है? अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा ये कंट्रोल होता है। किसके द्वारा होता है? एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा ये कंट्रोल होता है। द रेगुलेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, कंट्रोल and coordination by hormones is governed by the endocrine system। अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा ये जो सिस्टम है जिससे हार्मोन्स का सिक्रीशन और कोऑर्डिनेशन और उसके बाद उसका प्रोसेस किस तरह से वो काम करेगा, ये कंट्रोल करने वाला जो तंत्र है उस तंत्र को आप कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। The nervous system along with the endocrine system in our body controls and coordinates the physiological processes। अब हमारे शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम जो है, अंतःस्रावी तंत्र है जो, उसका नाम क्या है? अंतःस्रावी तंत्र। मतलब शरीर के अंदर जो सिक्रीशन होते हैं ग्लैंड्स में, उससे जुड़ा हुआ जो सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। और हमारे शरीर में नर्व्स जो पाई जाती हैं, न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं, उनसे मिल करके हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम भी बनता है। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ मिल करके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी कि जो हमारे शरीर में दिखाई पड़ने वाले परिवर्तन हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने का और कंट्रोल करने का काम करते हैं। हार्मोन्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हार्मोन्स के क्या क्या लक्षण हैं, मतलब हार्मोन्स का क्या है हार्मोन्स बेसिकली, ये हम जानेंगे जब हार्मोन्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स। एक सूचना वाहक की तरह काम करता है ना। वो एक जैसे सूचना संप्रेषित करता है, एक खबर सुनाता है। समझ लीजिए कि वो शरीर का डाकिया है। जो हार्मोन्स हैं वो शरीर में डाकिया है, मतलब हार्मोन्स ही जाके आपके ब्रेन को बताते हैं कि अब डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए। हार्मोन्स ही केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। दे आर सिक्रीटेड बाय लिविंग सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स कॉल्ड ग्लैंड्स। वो कोशिकाओं से, ऊतकों से या किसी अंग से रिलीज होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं, जिनको ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है। दे आर सिक्रीटेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज बाय ग्लैंड्स। ये जो है ग्रंथियों के द्वारा बहुत ही कम मात्रा में स्रावित किया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में इसका सिक्रीशन होता है। या ये कह सकते हैं कि ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनकी बहुत कम मात्रा ही आवश्यक है ना। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि लेडीज में हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण कोई लड़की उम्र से बहुत पहले ही बहुत बड़ी दिखने लगती है और कोई लड़की बहुत बड़ी, यानी बहुत ज्यादा उम्र के बाद भी बहुत बड़ी दिखती नहीं, है ना। तो ये क्यों है? ये कंट्रोल, ये बैलेंस जो है ये हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। ये किस पे एक्ट करते हैं? दे एक्ट अपॉन स्पेसिफिक सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स कॉल्ड द टारगेट साइट्स। ये कहाँ पे काम करेंगे? जो केमिकल जिस अंग पे काम करने के लिए छोड़ा जाएगा वो उसी अंग पे काम करेगा। जैसे आप बिल्कुल साधारण में समझो कि अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको यदि हेडेक हो रहा है और आपने दवा खाई,
है ना। तो आपने दवा खाई, सर दर्द की ही दवा खाई, स्पेसिफिक सर दर्द के लिए जो दवा है वो आपने खाई, है ना। आपने खाई, आपके पूरे शरीर में, पूरे ब्लड में घुली वो दवा, है ना, आपके रक्त में वो दवा जो है मिक्स हो गई मेडिसिन। लेकिन उसने काम कहाँ पे किया? उसका लक्ष्य क्या था कि आपका सर दर्द खत्म होना चाहिए, उसने हेडेक पे काम किया। तो जो वो दवा थी वो केमिकल था, उस केमिकल का टारगेट आपका हेडेक खत्म करना था, इसलिए टारगेट साइट क्या हो गया? आपका सिर हो गया। तो पहुंची पूरे शरीर में, पूरे ब्लड में, लेकिन उसने काम किया, उसका टारगेट हेडेक को कम करना था, तो आपके सर दर्द को उसने कम किया। आप स्पेसिफिक पेट दर्द के लिए पेट दर्द की दवा खाते हैं। अगर आपके कहीं अलग दर्द हो रहा है, तो जहाँ कान में दर्द हो रहा है तो कान दर्द की दवा खाएंगे, दांत में दर्द के लिए स्पेसिफिक दांत दर्द की दवा खाएंगे, और वो और कहीं ना असर करके आपके उसी अंग पे असर करेगा जहाँ पे आपको पेन हो रहा है। तो जो जिस जगह पे जिस चीज की जरूरत थी, केमिकल्स वाले मैसेंजर्स जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने टारगेट साइट्स पे ही काम करते हैं ना, यानी उनका भी लक्ष्य होता है कि हमें इस अंग पे काम करना है, तो उसी पे जाके वो असर डालेंगे। ठीक है, इतना एग्जाम्पल मैंने आपको सर दर्द वाला दिया, तो उससे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो केमिकल्स होते हैं हमारे शरीर में वो टारगेट साइट्स, उनका लक्ष्य होता है। तो उसको क्या कहते हैं कि लक्ष्य स्थल तक, ये लक्ष्य स्थल जो होता है उस पर ही ये काम करता है। दे आर जेनरली स्लो इन एक्शन। ये कैसे होते हैं? जनरली स्लो होते हैं, इनका जो एक्शन है वो स्लो होता है, बट हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स, है ना। इनका जो एक्शन होता है, इनकी जो प्रतिक्रिया होती है, ये थोड़ा सा स्लो होती है। यानी वही मैंने आपको बताया कि एक रात में ऐसा नहीं होता कि बच्चा सोया और सुबह उठा तो बड़ा हो गया, नॉट पॉसिबल। ऐसा भी नहीं है कि रात में लड़का कोई सोया और सुबह उठा तो उसके बहुत सारी दाढ़ी मूंछें आ गई। बहुत स्लो प्रोसेस होती है, बहुत लंबे समय तक इसका प्रोसेस बहुत स्लो होती है, एक्शन बहुत थोड़ा होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव होता है। दे आइदर एक्सिलरेट और इनहिबिट अ रिएक्शन। ये अपना रिएक्शन भी बहुत हल्का दिखाते हैं और बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव रहता है। ठीक है, तो हॉर्मोन्स क्या हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि हार्मोन्स जो है एक प्रकार का केमिकल्स हैं जो आपके शरीर में पाई जाने वाली ग्लैंड्स के द्वारा ही सिक्रीट होता है, जिससे बहुत सारे परिवर्तन आपके शरीर में होने लगते हैं, उस उम्र में जाकर के होने लगते हैं जब उसकी आवश्यकता होती है ना। अब ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। A cell, tissue or an organ that secretes hormones required for a specific function is called a gland. ग्रंथि किसे कहते हैं? एक कोशिका हो सकती है या ऊतक हो सकता है या कोई अंग हो सकता है जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। क्या कहलाती हैं? ग्रंथियां कहलाती हैं। यू आर द फैमिलियर विद द पैनक्रियाज, क्योंकि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया गया था, आप पैनक्रियाज के बारे में जानते हैं। आपने पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना, आपने थायराइड ग्लैंड का नाम सुना। तो ग्लैंड्स जो हैं वो मेनली डिवाइडेड होती हैं दो कैटेगरीज में। ग्लैंड्स जो हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, एक तो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्य स्रावी ग्रंथियां, है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? दीज ग्लैंड्स पॉसेस डक्ट्स, जिसमें क्या होती हैं? नलिकाएं होती हैं, पैसेज और चैनल फॉर कन्वेइंग अ सब्सटेंस, यानी जो वो पदार्थ सिक्रीट करते हैं उसके लिए उनके पास डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं फॉर डिस्चार्जिंग देयर सिक्रीशंस इनटू द बॉडी सरफेस, है ना। जो फर्क है वो यही है। द सिबेशियस ग्लैंड्स जो आपकी स्किन में प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जो आपके मुख में, माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो आपके पेट की अंदरूनी दीवारों में प्रेजेंट होती हैं, वो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स?
जो आपकी सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल वाली ग्लैंड्स जो होती हैं, जो आपकी लार ग्रंथियां होती हैं जो मुंह में प्रेजेंट होती हैं, जो आपके स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल है। इसका क्या लक्षण है कि इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं, डक्ट्स पाई जाती हैं, इन्हीं डक्ट्स के थ्रू वो ब्लड में रिलीज की जाती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड, these glands do not discharge their secretion through ducts। ये जो ग्रंथियां होती हैं ये अपना स्त्राव, अपना सिक्रीशन किसी भी नलिका के द्वारा सिक्रीट नहीं करती हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट केमिकल सिक्रीट करती हैं। hence they are also known as ductless glands। ये जो है सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देती हैं बिना किसी नलिका के, इसीलिए इसको कहते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। इसीलिए इन ग्रंथियों को आप नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। तो ये कह सकते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, और जो एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। They discharge their secretions directly into the blood stream। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये डायरेक्ट अपने स्त्राव को आपकी रक्त में, आपके ब्लड में, जो ब्लड आपका पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है उसमें डायरेक्ट ये सिक्रीट कर देती हैं। और इन्हीं सिक्रीशंस को क्या कहते हैं? देयर सिक्रीशंस आर नोन एज हॉर्मोन्स। और ये सिक्रीशन को आप क्या कहते हैं? इसी स्त्राव को, इसी केमिकल मैसेंजर को आप हार्मोन्स कहते हैं। और ये एक्टिव होती हैं टीनेज शुरुआत होने के बाद। हार्मोन्स का उसके पहले न तो कोई आवश्यकता होती है, तो वो आपके शरीर में सिक्रीशन भी उनका नहीं होता। जब टीनेज की शुरुआत हो जाती है उसके बाद आवश्यकता भी होती है और उसके बाद ही ये सिक्रीशन स्टार्ट होता है। और इनके कारण इनका हल्का सा सिक्रीशन भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है आपके मानसिक स्तर पे, आपके बौद्धिक स्तर पे, आपके शारीरिक स्तर पे, हर प्रकार से बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है ना। तो आपने ग्लैंड्स के बारे में जाना, द पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब इसका एग्जाम्पल हैं, आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि जो है, थायराइड ग्लैंड ये भी नलिका विहीन ग्रंथि है, आपका एड्रिनल ग्लैंड, ये सब के सब जो हैं ये कुछ उदाहरण हैं आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे हैंड रेज करके अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कल के सेशन में आप लोग क्वेश्चन आंसर जरूर पूछेंगे, ताकि कहीं पर कोई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि चैप्टर मैंने पढ़ा के कंप्लीट कर दिया और आपका कंफ्यूजन वहीं पे रह गया, तो उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। मैं देख रही हूँ क्लासेस में बच्चों की संख्या है अच्छी खासी, तो अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है किसी भी बालिका को या किसी भी बालक को, तो वो कंफ्यूजन अपना आप क्लियर कर सकते हैं इजीली। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने कौन कौन से लक्षण विकसित होते हैं टीनेज की शुरुआत के बाद, यौवन की अवस्था शुरुआत होने के बाद, उसके बारे में आपने जाना। मेल्स में और फीमेल्स में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है उसके बारे में जाना। आपने आज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाना, और किस तरह से वो हार्मोन्स टारगेट साइट्स पर ही काम करते हैं उसके बारे में जाना, जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया कि अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द की दवा खाने पर आपका सर दर्द ही ठीक होता है, यानी कि वो उसका लक्ष्य है कि उस दवा को आपका सर दर्द ठीक करना है। इसी तरह से ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो टारगेट साइट्स पर ही काम करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। किसी प्रकार की समस्या होने पर आप मुझसे चैट के माध्यम से या डायरेक्ट क्लास में हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।